अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है गशारिब शौकत और ग्रो पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज हम मुख्तलिफ़ फ़र्टिलाइज़र्स की इकसाम और उनके फ़वाइद के बारे में बात कर रहे होंगे। मुख्तलिफ़ तरह के फ़र्टिलाइज़र्स होते हैं जो हमारी फ़सलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये किस तरह के फ़र्टिलाइज़र्स होते हैं और फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस मिक़दार में लगाने चाहिए मुख्तलिफ़ फ़सलों में जो हमारी रबी और ख़रीफ़ के सीज़न में उगाई जाती हैं। जैसे कि आपको पता है NPK नाइट्रोजन N होता है, फॉस्फोरस जो है आपका P होता है और पोटेशियम जो है वो K होता है। इन तीनों को मिला के मुतवाज़िन ग़िज़ा कही जाती है जो है NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इसके अलावा आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कम मिक़दार में चाहिए होते हैं, जैसे आयरन है, सल्फ़र है, जिंक है, बोरॉन है। उसके अलावा NPK का एक कंपाउंड भी होता है जिसको हम अमूमन NPK ही कहते हैं, लेकिन वो तीनों चीज़ों को एक में मिला के दे देता है ताकि काश्तकारों को आसानी से एक ही फार्मूला में वो तीनों चीज़ें दस्तयाब हो जाएं जो उनकी फ़सल को दरकार है एक अच्छी पैदावार हासिल करने में। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनका मकसद यही होता है कि ऐन वक्त पे जब उस फसल को उस खाद की ज़रूरत हो वो दी जाए ताकि उसकी पैदावार में बढ़ावत हो और वो बेहतर से बेहतर जो है मकसद की तरफ पहुँचे। अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के जो फर्टिलाइज़र हैं वो 2 से 3 मरतबा लगाए जाते हैं फसल में दौरान काश्त। और फॉस्फोरस को देखें तो अक्सर बिजाई के वक्त जो होता है वो उसको लगाया जाता है। अगर पोटेशियम पे हम नज़रसानी करें तो सीज़न में 1 मरतबा लगाया जाता है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका मुख्तलिफ इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जब हम खाद की बात करते हैं, आपको अपनी खाद की जो मिट्टी है उसकी सॉइल की टेस्टिंग करवानी चाहिए और अपने पानी के लेवल जो आप बोरिंग ट्यूबवेल के थ्रू करते हैं उनकी भी टेस्टिंग करवानी चाहिए। जब आप टेस्टिंग कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी जो मिट्टी है उसके क्या लेवल है और उसमें किस चीज़ की कमी है। उस कमी को मद्देनज़र रखते हुए फिर आप फैसला करेंगे कि कौन से वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना है जिससे हमारी फसल को ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम देखें तो मुख्तलिफ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें जिंक है, जिंक सल्फ़ेट है, आयरन है, बोरॉन है और कॉपर सल्फ़ेट भी आता है। एक दफ़ा अमूमन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लगाया जाता है क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस पे कि जब वो बढ़ रहे होते हैं पौधे, और फोलियर स्प्रे के तौर पर उनको लगा के इस्तेमाल किया जाता है। इसमें छट्टा नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है कि एक सही मिक़दार में हमें कितनी फ़र्टिलाइज़र कब लगानी है। वैसे तो आपको ख़ुद भी तहकीक करके देखना चाहिए या किसी ज़राई एक्सपर्ट से या तजर्बाकार शख्स से बात करके रहनुमाई लेनी चाहिए कि मेरी फ़सल पे मुझे कितनी खाद का सही इस्तेमाल करना है ताकि मेरी बेहतरीन पैदावार आ सके। अगर हम देखें तो फर्टिलाइज़र यूसेज फसल के मुताबिक जो है, कपास में जो है आपकी नाइट्रोजन 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल होती है और फॉस्फोरस और पोटेशियम बिजाई के वक्त। गन्ने में अगर हम देखें नाइट्रोजन और पोटेशियम सीज़न के आगाज़ से लेके उसके दरमियान तक इस्तेमाल होता है और फॉस्फोरस बिजाई के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका गंदम है वो नाइट्रोजन 2 से 3 मरतबा लगाया जाता है और फिर जो फॉस्फोरस है और पोटेशियम है वो बिजाई के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। जो आपकी मकई है उसमें नाइट्रोजन 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल किया जाता है और जो फॉस्फोरस और पोटेशियम है वो बीच सीज़न के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। जब आपका जो पौधा है वो बीच में जब उग रहा होता है उस दौरान इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसकी और बढ़ावत हो। और जो धान है, जो चावल है, उसमें नाइट्रोजन ट्रांसप्लांटिंग के वक्त लगाया जाता है, यानी कि जब आप नर्सरी से लेके उसको ज़मीन में ट्रांसफ़र कर रहे हो। और जो फॉस्फोरस और पोटेशियम है वो बिजाई के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। इससे नतीजा ये होता है कि फ़र्टिलाइज़र आपकी फ़सल में जो है सही वक्त पे अगर डाली जाएं तो उससे बहुत ज़्यादा आपकी फ़सल को सही वक्त में फ़ायदा होता है ताकि वो ज़्यादा ग्रो कर सके। जैसे कि आपको पता है इस शो का नाम ग्रो पाकिस्तान है और हमारी काविश यही है कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। लेकिन उस ग्रोथ को मद्देनज़र रखते हुए हमें पहले ये चीज़ देखनी है कि हम ज़्यादा तो नहीं कर रहे, मतलब या तो एक
तरीक़ाकार होता है कि आपने कम इस्तेमाल किया या ना होने के बराबर इस्तेमाल किया। फिर एक होता है कि आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, उसके भी नुकसानदेह असरात होते हैं। और फिर जो बेहतरीन चीज़, जो बेहतरीन अमल होता है वो है दरमियाना इस्तेमाल। हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि ना आप ज़्यादा करें ना आप कम करें, दरमियान का रास्ता इख्तियार करें। तो खादों में भी और ज़रिए जो आपके इनपुट्स है उसमें भी कुछ इसी तरह का सिलसिला है। तो हमारी आपसे गुजारिश यही है कि जो भी फसल आप काश्त कर रहे हो उसको आप देखिए कि कितनी खाद की ज़रूरत है और किस मिकदार में, किस स्टेज पे, यानी कब फसल के उगने में तब तक वो काश्त होती है, कहाँ पर इसको इस्तेमाल करना है और किस मिकदार में। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद वक़ार रिजवी, जो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पाकिस्तान किसान बोर्ड हैं, जो एक NGO है। उसके अलावा वो सेंट्रल सेक्रेटरी हैं ऑफ द चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर पाकिस्तान, जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है जो किसान और हुकूमती इदारों के ऑफिशियल से मुश्तमिल है। आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो जो फसल में चीज़ें हम ज़रूरी तौर पे उगा रहे होते हैं वो कैसे होती हैं और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उस पे हम नज़रसानी कर रहे होंगे। सर पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आप जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो जी मैं डॉन न्यूज़ का और आपकी पूरी टीम का जो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने, और बिलखसूस एग्रो फर्टिलाइज़र का भी, कि उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफार्म मुहैया किया कि वो ये पहला मौका है कि एक फार्मर होने की हैसियत से मैं अपनी नुमाइंदगी जो है इतने बड़े प्लेटफार्म से पे कर रहा हूँ। तो शुक्रिया जनाब। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो सर अगर आप हमें बता सकते हैं कि आजकल जो बड़े ग्रोअर हैं या आम छोटे ज़मींदार हैं वो क्या इश्यूज़ फेस कर रहे हैं ज़राअत के एतबार से। सर देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो इस वक्त हमारी मुश्किलात हैं वो ये है कि हमारी काबिल काश्त तो ज़मीन है वो कम होती जा रही है। जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और काबिल काश्त ज़मीन कम होती जा रही है तो हमें वो जिद्दत जो है वो उसकी ज़रूरत है कि हम कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो हम उन पे जाएंगे तो हम अपनी पैदावार में इजाफ़ा कर सकते हैं। तो जो खादों की आप बात करें तो जो नई इस वक्त प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर जो काम कर रहे हैं, नई नई खादें हमारे फार्मर्स को जो मुहैया करा रहे हैं, उसमें सबसे एक चीज़ जो है वो है ज़रखेज़। हमारे पास है ज़रखेज़ प्लस और ज़रखेज़ ख़ास। तो वो हमारी वक्त की इस वक्त बहुत जो है ना वो वक्त की ज़रूरत है कि हमें जो अपनी पैदावार बढ़ानी है, उस पैदावार बढ़ाने के लिए यह इस वक्त जो है वो हमारी जिद्दत जो है वो ज़रूरी है टेक्नोलॉजी पे जाने के लिए। खादों की अफादियत मैं अगर इस्तेमाल करूँ वर्ल्ड तो मेरे ख्याल में ज़्यादा होगा कि जो हमारे जितने भी छोटे फार्मर हैं या बड़े फार्मर हैं उन्हें इन चीज़ों को अब जो ना सीरियस लेना पड़ेगा कि अगर हमने पैदावार अपनी बढ़ानी है तो हमें अच्छी पैदावार लेने के लिए अच्छी खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जो पुरानी रवायती खादें थी हम इस्तेमाल करते थे कि उस वक्त DAP, पोटाश और जो नाइट्रोजन थी उनका जो मुतबादल है वो एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया है, तो जिसका नाम इन्होंने ज़रखेज़ रखा है। तो अब ज़रखेज़ खाद जो है उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटाश भी है। तो सबसे बड़ा जो उसके अंदर फ़ायदा है, हमारे ज़मींदारों को ये तो पहले पता ही नहीं होता था कि हमने ज़मीन के अंदर इन 3 खादों के अलावा कोई चीज़ डालनी है और हमारी फसलों को या हमारे पौधों को किसी चीज़ की ज़रूरत है या हमारी ज़मीन को ज़रूरत है। तो वो है सबसे इसके अंदर जो ना एक सल्फ़र और एक बोरान। ये सल्फ़र जो है हमारी ये बुनियादी ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि ये हमारी ज़मीन के अंदर जो इसके कोटेड है, इसके अंदर मौजूद है जो NPK है ज़रखेज़ प्लस और ख़ास के अंदर, तो वो हमारे सल्फ़र जो है हमारी ज़मीनों को नरम करता है। नरम करके तो हमारी जो खादों, जो हमारी फसलों की जड़ें हैं उन्हें गहराई तक जाने में मदद करता है। दूसरा जो है उसके अंदर जो ख़ुसूसियत सल्फ़र की है वो ये है कि हमारी जो pH है ज़मीन का, जो हमारी तेज़ाबी जो हमारे बहुत ज़्यादा ज़मीनों के अंदर मौजूद है वो कम करता है। तो साथ इसके जो बोरान है, वो बोरान ख़ासकर जो हमारे फ्रूट्स हैं, मैंगो है या हमारा जो सिट्रस है, उसके अंदर जो तने के साथ जो इसका ताकत का जो ज़रिया बनता है
अगर बोरान जहाँ पे जो इस्तेमाल जो ज़मींदार नहीं करते, वहाँ कीड़ा बहुत ज़्यादा होता है फलों के ऊपर। मैं फलों की बात करूँ, मैंगो की या सिट्रस की, तो अगर बोरान इस्तेमाल, ये NPK के साथ में जो मौजूद है बोरान, अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कीड़ा जो है वो ज़रा कम हो जाता है और हमारी पैदावार भी जो है वो कम से कम 10 से 15% ज़्यादा आती है पर एकड़ के हिसाब से। और हमारे इस किन्नू या और जो मैंगो है उसके अंदर मिठास भी बढ़ती है और उसके अंदर शाइनिंग भी आती है, जिसकी वजह से हमारे मार्केट के अंदर हमारे फ्रूट्स की वैल्यू जो है ना वो बढ़ जाती है और जो हमारी कीमत है वो अच्छी मिल जाती है। ठीक है, तो NPK जैसे न्यूट्रिएंट्स फसलों की सेहत के लिए क्यों ज़रूरी हैं और ज़्यादा किसान इनका इस्तेमाल इस वक्त क्यों नहीं कर रहे? सर देखें, पहले भी मैंने यही बात की कि हमारी जो रवायती एग्रीकल्चर थी, अब कुछ ज़मींदार जो हैं, जो तरक्की पसंद ज़मींदार हैं, वो तो पहले काम कर रहे थे। अब एग्रो ने क्या किया, तो एग्रो ने सबसे बड़ी जो हमारे लिए फेवर की एक काम किया कि वो इन चीज़ों को इसके अंदर जब ऐड कर दिया तो मार्केट के अंदर इस वक्त जो हमारे ज़मींदार हैं वो अब खुश इस वजह से है कि हमें एक चीज़ जो है ना एक पैकेट के अंदर मिल गई है और डबल ट्रिपल हमें कीमत अदा नहीं करनी पड़ती। कि पहले हमारा ये होता था कि हमारे पास फास्फोरस के अगर पैसे हैं तो पोटाश के लिए नहीं है, पोटाश के हैं तो नाइट्रोजन के लिए हैं, वो तीन एक साथ में हम डालते थे। अब एक ही एक खाद जो है एक ही बैग के अंदर, और इसके अंदर जो इजाफी जो ताकतें आ गई हैं, जो उसके अंदर जो ये चीज़ जो है कि हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम जाके तो दोबारा खाद अपने फसल के अंदर जो डालें। तो ये चीज़ें जो हैं ये इस वक्त ज़मींदार के अंदर बहुत बड़ा जो है ना वो हो गई हैं कि भाई ये चीज़ें खादों पे हमने जाना है और नई खादें हमने इस्तेमाल करनी है, तो हमने पैदावार जो है ना बढ़ानी है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान के 60% लोग जो हैं वो ये नई खादें जो हैं NPK हैं वो मार्केट के प्राइवेट सेक्टर के तौर पे आ रही हैं और वो लोग जा रहे हैं और वो उनसे क्योंकि उन्हें फ़ायदा हो रहा है, उन्हें पता चल रहा है कि हमारी जो पैदावार है वो इन खादों से जो बढ़ रही है, तो हमारी जब पैदावार बढ़ेगी ज़मींदार की तो ज़ाहिर बात है उसकी आमदन में भी इजाफा होगा। तो वो ये चीज़ जो है ये खुश आइन है और लोग जो है ना उसकी तरफ जा रहे हैं। माहौलियाती हालात का NPK वाले प्रोडक्ट्स में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पर क्या असर होता है? सर देखिए, माहौलियात के हवाले से तो जो खादें जो है ना ये बड़ी फ़ायदेमंद हैं। बड़ी कोई ऐसा कोई नहीं है कि हमारे मौसमी लिहाज के अंदर मौसम में जो हमारे माहौल के अंदर जो है कि कोई नुकसान कर रही हैं, क्योंकि जब इन्हें बनाया गया था कि ज़री बात है इतने बड़े लेवल पे ये काम हो रहा था NPK का, तो उन्हें हमारे माहौल को हमारे जो जहाँ के मौसम हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, ख़ासकर जो हमारी जो तनाव है, हमारा मौसमी तनाव है, उसको मद्देनज़र रख के बनाया गया। तो उसमें मेरे ख़्याल में आज तक तो मेरे 7-8 साल के तजर्बे में कोई ऐसा नहीं इशू आया कि इसके कोई फ़ायदे की बजाय कोई नुकसान हुआ हो। जब फसल उग रही होती है तो NPK का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? सर ये NPK के ये मैंने पहला पॉइंट भी आपके पास था कि मैंने आपको दिया है कि NPK की जो सहूलत है वो आपने बिजाई के वक्त इस्तेमाल करनी है। वो क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। मुतवाज़न ग़ज़ा NPK के अंदर मुतवाज़न ग़ज़ा है कि जो हमें फील्ड के अंदर बाद में जो है ना मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल करनी पड़ती थी। तो जब हम कोई भी फसल काश्त करते हैं, चाहे शुगर केन है, चाहे गंदम है, चाहे दहान है, चाहे मक्की है, तो हम उसे बुआई के वक्त इस्तेमाल कर देते हैं। तो उस वक्त हमें इन तीनों चीज़ों की मुतवाज़न ग़ज़ा मिल जाती है, बाद में हमें कम ज़रूरत पड़ती है खाद इस्तेमाल करने की। ठीक है, तो बिजाई से पहले या बिजाई के बाद? बिजाई के वक्त, बिजाई के दौरान? जब बिजाई हम कर रहे होते हैं, हम अपनी ज़मीन तैयार करके तो बीज सीड जो है हम फसल में डाल होते हैं, साथ ये खाद हम इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक हो गया। तो उसमें फसलों के हवाले से रेशो मुख्तलिफ है कि सिट्रस पे मुख्तलिफ है, हम डोज़ इस्तेमाल करते हैं, गन्ने पे हम और डोज़ इस्तेमाल करते हैं, दहान और गंदम पे हम और डोज़ इस्तेमाल करते हैं। ये अगर मुतवाज़न और हमने बनानी है तो शुगर केन पे हम 4 गट्टू इस्तेमाल करते हैं। मक्की के ऊपर जो है हम जो वो 5 से 6 बैग इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर दहान और जो गंदम है उस पे हम जो है 2-2 बैग इस्तेमाल करते हैं। तो सर ये मुझे बताएंगे कि जो
आजकल के जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो ये स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र से कैसे मुख्तलिफ हैं और इनमें जो है न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी कैसे आ जाती है? सर देखें कि जो हमारी पुरानी खादें थी, हम भी बाप दादा से इस्तेमाल करते आए हैं, तो उसमें जो ख़ासकर हमारे पास डीएपी और पोटाश थी, तो डीएपी जो खाद है वो इस्तेमाल करने से हमारी ज़मीनों के अंदर जो है वो एक सख्ती पैदा हो गई है, एक कड़ आ गया है। तो उस वजह से ये जो प्राइवेट सेक्टर ने एंग्रो ने ये एक एनपीके जब इस्तेमाल करवाई, तो इसके अंदर वो चीज़ें जो थीं कि जो हमारी जो रवायती चीज़ें थीं, रवायती खादें थीं, उससे हट के थी कि एक ऐसे लेवल पे खाद आई जिस वक्त ज़मींदार को इन चीज़ों की बहुत अच्छा ज़रूरत थी। ज़मींदार को ये समझ नहीं आ रही थी कि मैंने पैदावार कैसे बढ़ानी है, कि वही रवायती तरीक़ों से डीएपी डाल दी, पोटाश डाल दी। कभी अगर पोटाश के टाइम पे जो है ना वो निकल गया है तो जो सिर्फ नाइट्रोजन उसने डाल दी। तो ये जो इस वक्त जदीद खाद आई है, तो इसने हमारे सारे मसले हल कर दिए। हमें एक वक्त के अंदर तमाम चीज़ें, हमारी मतवाज़न ग़ज़ा जो है इसके अंदर मौजूद है। हमारी परेशानी जो है वो ख़त्म हो गई है कि हमने जो है वो अलग-अलग खाद डालनी है और कितनी डालनी है, ये नहीं पता होता था कि हमने मतवाज़न कैसे बनाना है, कि हमने डीएपी कितनी डालनी है, पोटाश कितनी, नाइट्रोजन कितनी डालनी है। तो ये इसका जो एक मतवाज़न आई है, तरखेज़ जो खाद आई है, तो इस पे हमारी जो है वो मुश्किलात हल हो गई हैं। ठीक है, तो आपका क्या ख़्याल है कि ये जो इनोवेटिव या स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र्स हैं, ये पुराने जो आप कदीमी और रिवायती फर्टिलाइज़र्स हैं उसके मुकाबले में मुख्तलिफ कैसे है और आपके लिए क्या आसानी पैदा हुई? सर देखें कि मुख्तलिफ तो इस वजह से है कि ये हमारी ज़मीन के अंदर जो है, इसके अंदर 2-3 ऐसी चीज़ें अज़ाफ़ी आ गई हैं ना, कि जो कोटेड हैं। जो पहली तो बुनियाद मैं बताऊँ आपको कि इसके अंदर हमारी जो 100% जो खालिस खाद थी, कि हमें मार्केट के अंदर ये बड़ी होती थी कि जब कोई फैक्ट्री, वो प्राइवेट अदारा अपने डीलर तक खाद पहुँचाता था, वहाँ मिलावट बहुत होती थी। वो हमें जो ना खालिस खाद जो है वो 100% मुहैया नहीं होती थी। जब ये प्रोडक्ट आई तो उससे ये ज़मींदार को तसल्ली हो गई है कि हमारी खाद जो हमारे पास आ रही है, ज़रहेज़ प्लस है या ज़रहेज़ ख़ास है, ये हमारे पास एनपीके खाद जो आ रही है ये 100% खालिस है। जिस वजह से हमारी ज़मीन का भी, जब हम ज़मीन के अंदर इसे डालते हैं तो ज़ाहिर बात है जब हम खालिस कोई चीज़ डालेंगे तो उसका फ़ायदा भी उतना ज़्यादा होगा। जब हम मार्केट से हमें कोई खाद जो खालिस नहीं मिलती, अब वो एक पाउडर की शक्ल में आपके पास डाल देंगे तो ज़मींदार को तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो ये आसानी हमारे लिए और ख़ुशी की बात ये है कि हमारे लिए ये मुश्किलात हमारी जो थी वो इसने हल कर दी है ये एनपीके ने। ठीक है, तो एनपीके जैसे न्यूट्रिएंट्स का फसल की क्वालिटी और यील्ड यानी पैदावार पे कैसे असर होता है? 2-3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी फ़ायदेमंद हैं कि जो ज़रख़ेज़ जो ख़ास है, वो ख़ास जो है वो नाम ही मेरे ख्याल में ख़ास इसीलिए रखा गया है कि उसके अंदर जो अज़ाफ़ी एक ताकत है सल्फ़र की और बोरान की। तो सल्फ़र और बोरान जो है वो हमारी फसलों के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं, हमारी ज़मीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से आप अपनी हमारी ज़मीनों के अंदर जो हमारी तज़ाबियत है वो बहुत बढ़ रही है, तो वो हमारी सल्फ़र जो है हमारी ज़मीन के अंदर जाके तो हमारी ज़मीनों को पीएच भी कम करता है, पैदावार बढ़ाता है, नरम करता है और वत्तर जो है वो काफ़ी देर तक उसमें मौजूद रहता है। तो उसके अंदर जो बोरान है वो फसल की और बोरान के इस्तेमाल से ज़मीन के जो हमारे जो पैदावार है 10 से 15% जो है वो अज़ाफ़ी हमें उससे मिलती है, इस्तेमाल से मिल रही है। तो और शाइनिंग जो है फसल की शाइनिंग और तो समझें कि उसके अंदर ताज़गी महसूस होती है कि फ़सल ताज़ा है, फ्रेश है, वो बड़ी क्वालिटी मिलती है। जब क्वालिटी आपको अच्छी मिल रही है तो इसका मतलब है आपका रेट भी मार्केट के अंदर जो है वो दूसरी निस्बत फसल से बेहतर होगा और अच्छा रेट मिलेगा। ठीक हो गया।
और जो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल है और उसके इक़दामात हैं वो आपको कैसे पता चलते हैं कि किस स्टेज पे कितनी आपको खाद की इस्तेमाल करनी है? और जो छोटे किसान हैं या मुख्तलिफ ग्रोअर्स हैं जिनको शायद जैसे आपने बोला मुझे भी पहले सल्फ़र का नहीं पता था, तो उन तक वो हिदायत कैसे पहुँचेगी कि किस सिलसिले में इसको लगाना है और कितनी मिक़दार में और कब? तो ये जो एक चीज़ है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि किस मिक़दार में कब इस्तेमाल करना है, तो आपकी इस पे क्या हिदायत है? सर ये जो आपने पॉइंट मेरे से पूछा है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा है। इस वक्त हमारी वक्त की ज़रूरत है, तो ये मसला हमारा एग्रो फर्टिलाइज़र ने हल किया। इनकी जो टीम है 2016-17 के में जब इन्होंने ये नई खादें लॉन्च की, तो इनका बहुत बड़ा जो एक नेटवर्क है वो हमारे फील्ड के अंदर, हमें पता ही नहीं होता कि हम ज़मींदार बैठे हैं या जो फर्टिलाइज़र का नुमाइंदा मौजूद है एग्रो का, ये किसी कंपनी का मुलाज़म है। वो हमारी इस तरीके से रहनुमाई करता है कि जिस तरीके से एक डॉक्टर जो है अपने पेशेंट की रहनुमाई करता है। वो फसल उगाने से लेके फसल की मुकम्मल बर्दाश्त तक, कटाई तक वो ज़मींदार के साथ राब्ते में आता है। जब मेरे पास एग्रो के वहाँ पे फील्ड के अंदर जो सैयद मुबश्शिर शिराजी साहब और मुनसफ नवीद साहब मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा जी कि ये हमने खाद नई जो है वो लॉन्च की है, तो आप ज़रा इस्तेमाल करें। जब मैंने इस्तेमाल की तो मुझे फ़ायदा हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने लोगों को भी बताया कि यार ये खादें, जो ज़मींदारों को बताया कि आपने अपनी पैदावार बेहतर करनी है, ना कि रवायती खादें डालनी है। तो ये एक नई खाद आई है, तो आप इसे इस्तेमाल करें। अपने बागात देखें कि बागात के अंदर भी जो है ना वो बड़ा हमारे सरगोदा, ख़ासकर मैं अगर बात करूँ तो सिट्रस और मुल्तान के अंदर जो मैंगो है वो उसने एक उसके अंदर जो ये खाद आने से हमारी पैदावार में कम अज़ कम 15 से 20 मन पर एकड़ इजाफा हुआ है। वैसे औसत क्या होती है? औसत जो हमारी सिट्रस की है वो है, आम फार्मर जो ले रहा है वो 180 मन पर एकड़ ले रहा है, लेकिन जो NPK इस्तेमाल कर रहे हैं वो 200, मैंने खुद जो है पिछले साल 230 मन पर एकड़ लिया है। और ये किन्नू पे? और दूसरा, आप गन्ने पे जो शुगर केन की बात करूं तो शुगर केन पे हमारी एवरेज जो पंजाब की है वो है 700 से 750 पर मन फी एकड़। तो जब ये मेरे पास बहुत बड़े जो है ना वो रिसर्च अदारे भी मेरे साथ, हमारे साथ ये हमारी जो तंजीम है इसके साथ चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर साथ काम कर रहे हैं, और एंग्रो ने भी हमें इस पे बड़ा जो तावन किया है हमारे साथ, ज़मींदारों की रहनुमाई जो है वो कर रहे हैं। तो मेरा गन्ना पिछले साल जो है वो 1600 मन पर एकड़ जो है वो मतलब पैदावार आई है, मतलब दुगना। सिर्फ ये इस वजह से कि ये चीज़ें जो थी हमें नहीं पहले पता होता था कि हमने बोरान का इस्तेमाल करना है। देखिए शुगर इंडस्ट्री है वो लेती है गन्ने को रिकवरी के परसेंटेज पे, परसेंटेज के भी वो हमारे इस पे जो है NPK खाद इस्तेमाल करने से रिकवरी जो है हमारी 2% बेहतर हुई है। और हमारी फसलें जो हैं जिस तरह तो रिकवरी आपकी 10% है, 8-9% मतलब, या वो मिल वाले कोई मिल वाले, लेकिन हमारी रिकवरी जो है वो 2% दूसरी खादों की निस्बत NPK से बेहतर हुई है, 2% ज़्यादा आई है। और पैदावार में भी 10 से 15% जो है सिट्रस पे भी इजाफा हुआ है। तो सर इस सवाल पे आते हैं कि अगर जो काश्तकार हैं, किसान हैं या बड़े ग्रोअर्स और फार्मर्स हैं अच्छी पैदावार लेना चाह रहे हैं, तो कौन से इक़दामात की पैरवी करनी पड़ेगी उनको ताकि ये नतीजा सरअंजाम हो? सबसे पहले जी एक तो देखें कि कोई भी काम आप जब करते हैं तो उसकी बुनियाद जो होती है ना वो आपको देखनी पड़ती है कि मेरी एक बिल्डिंग बनानी है तो उसकी बुनियाद हमने कितनी गहरी करनी है, किस स्ट्रक्चर खड़ा करना है, वज़न उठा सकता है या नहीं उठा सकता। तो इसी हवाले से अगर हमने ज़मींदार ने अगर कोई फसल काश करनी है तो सबसे पहले हमें जो है वो अपनी ज़मीन का तजिया करवाना चाहिए कि मेरी ज़मीन के अंदर हमने फ़र्ज़ करें शुगर केन के लिए हमें कुछ और चीज़ चाहिए होती है, वीट के लिए कोई और चीज़ चाहिए होती है, खाद जो है। ये हमें सबसे पहले आगाही जो ज़मींदार को मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी ज़मीन का जो है वो टेस्ट करवाएं, पानी का भी और मिट्टी का भी। तो जब वो आप टेस्ट करवाएंगे अपनी ज़मीन का और अपनी मिट्टी का, तो
तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी ज़मीन के अंदर किस चीज़ की कमी है। फास्फोरस की कमी है, पोटाश की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, सल्फ़र की है, बोरान की है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़मीन के अंदर हमारी कमियां जो है ना, काश्त जो काबिल काश्त ज़मीनें हैं बार बार काश्त होके तो जो है ना वो कमी आ गई है। तो इसी तरह ये एग्रो फर्टिलाइज़र ने एक जो है वो मोबाइल लैब जो है ना मुतारफ़ करवाई हुई है। तो ये जब भी किसी जगह पे ये ज़रूरत होती है तो ये भेजते हैं फ्री ऑफ कास्ट। जो ना ये लैब ये ज़मींदारों को एक मदद फराहम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक जो है ना वो एक मैं सदका जारिया में कह लें कि बिज़नेस के अलावा जो है ना ये सदका जारिया भी इनका है कि ये जब फ्री इस्तेमाल करवाते हैं लैब जब अपने इलाके में पहुंच जाती है तो ज़मींदारों को उससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए। और फ्री ऑफ कास्ट जो है वो बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी जो है ना वो रुकावट के आप फ़ौरन जाते हैं। वो लैब आपके गांव में खड़ी होती है, आपके डेरे पे खड़ी होती है, किसी जगह पे आके आ जाती है यूनिट काउंसिल लेवल पे। तो आप अपनी ज़मीन के वो मिट्टी ले जाते हैं, पानी ले जाते हैं और ठीक 4 से 5 घंटे बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाता है और आपको पता चल जाता है कि मेरी ज़मीन के अंदर या मेरा ट्यूबवेल का पानी जो है वो किस काबिल है, उसके अंदर कितनी मैं तब्दीली कर सकता हूँ या खाद जो है वो मैंने कौन सी इस्तेमाल करनी है। क्या कुछ ख़ास टाइप ऑफ मिट्टी होती हैं, फसलें होती हैं जिससे एनपीके को ज़्यादा फ़ायदा होता है या फिर कोई मखसूस किस्म की ज़मीन है जिससे उसका फिर असर हमें नज़र आता है? एनपीके की सर बात तो जो ना देखें ज़रख़ेज़ ज़मीनें हों वो तो उसके अंदर अगर वो डालेंगे तो और ज़रख़ेज़ हो जाएगी। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है जैसे आपको पता है पिंडी साइड पे ज़मीन थोड़ी एरिड है जी, सेंट्रल पंजाब में थोड़ी आपको पता है लोमी ज़मीन है जी, फिर सिंध में आ जाते हैं तो मुख्तलिफ है, बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जी। है। तो हर तरह की जैसे आपने इससे पहले बात की ज़मीन की जो टेक्सचर होता है, जो उसकी कॉम्पोजिशन होती है वो अलग होती है। जी। तो हमें कैसे डिसाइड करना है कि ऑब्वियसली कहाँ पर क्या चीज़ कितनी लागू होगी? सर देखें वो तो पहला ही ये पिछले सवाल में मैंने आपको किया कि आप जब आप ज़मीन का तजिया करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी ज़मीन के अंदर किस चीज़ की कमी है। तो दूसरी बात यह कि अगर आपकी कमी तो दूर हो जाएगी तो आपने पैदावार लेनी है, चाहे वो आपकी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, जितना आपकी कमज़ोर ज़मीन है, जितनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसके अंदर अगर वो आप एनपीके डालते हैं तो वो तो मतवाज़न ग़िज़ा है, वो तो आपको और फ़ायदा देगी और पैदावार बढ़ाएगी। अगर कमज़ोर ज़मीन है तो ज़ाहिर बात है उसने अगर कमज़ोर ज़मीन है तो उसे बेहतर करना है। तो बेहतर करके जहाँ आपने रवायती खादें डाल के तो 20 से 25 मन एवरेज लेनी है, तो अगर कमज़ोर ज़मीन पे भी अगर एनपीके इस्तेमाल करते हैं तो मुतवाज़न खुराक मिल के जो आपकी ज़मीन की जो सलाहियत है वो बेहतर करके वो आपसे 8 से 10 मन ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो पैदावार हासिल हो सकती है। ठीक है। और ये जो मुश्किलातें सामने आती हैं लोगों को ये खादें हासिल करने में, जैसे आपने पहले बात किया डीलर्स की सहूलत होती थी, अब डायरेक्टली आप चीज़ें ले रहे हैं और एक साथ ही आपको मिल रही हैं, तो ये मुश्किलें आपके लिए कैसे आसान हुई पिछले 5-6 सालों में, अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं, और कौन कौन सी खादों से सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा हुआ? जो ज़मींदार तो है वो इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार है। तो मैं इस प्रोग्राम के हवाले से भी ये कहूँगा कि जिस तरह प्राइवेट अदारे हमारे बड़े एक्टिव हुए हैं, उन्होंने बड़े काम किए हुए हैं, तो इसी तरह हमारे हुकूमती लेवल पे भी हमारे जो है ना वो में जो तोफ़ज़ जो है वो मिलना चाहिए। तो रहेगी बात आपकी कि फ़ायदा जो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो फ़ायदा तो इसी वजह से हम हासिल कर सकते हैं ना जी कि जिस तरीके से मैंने आपको पहले सवाल के अंदर बताया कि रवायती खादों से हट गए हम, तो मार्केट के अंदर एक चीज़ जो हमें अच्छी चीज़ और मुतवाज़न मिली है एनपीके के एग्रो के तावन से, तो वो हमारी पैदावार के में इजाफ़ा कर रही है। मुश्किलात की जो बात कर रहे हैं, पहले वो मुश्किलात यही थी कि अगर डीएपी मिल गई है तो पोटाश शार्ट है, अगर पोटाश मिल गई है तो नाइट्रोजन शार्ट है। तो वो हमारा मसला जो है ना वो अब नहीं रहा कि हमें जो है ना वो एक चीज़ जो मार्केट के अंदर मिली है तो हमें फसल जो है हमारी किस वजह से जो वो पैदावार कम हुई है। तो अब तो वो चीज़ें जो है क्योंकि मतवाज़न खुराक मिल गई है तो वो पैदावार में बेहतरी आ रही है जी दिन ब दिन। और मैं ज़मींदारों अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त हमें रवायती जो खादें हैं, रवायती तरीक़ाकार है, उससे हटना पड़ेगा।
अब इसे हमने एग्रीकल्चर को एक ऐसे बिज़नेस भी लेना पड़ेगा, रवायती तरीके से हटना पड़ेगा, तो तब हम अपनी मईशत को भी, मुल्क की जो कमज़ोर मईशत है हमारी और एग्रीकल्चर पे खड़ी है, 70% हमारी जो मईशत है पाकिस्तान की वो एग्रीकल्चर पे है। तो अगर बेहतरी इसके अंदर आएगी, जिद्दत आएगी और जो प्राइवेट सेक्टर जिस तरह काम कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में हम इंशाअल्लाह जो है वो उसमें तरक्की जल्दी कर लेंगे। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अगर हम अपने ज़राई सेक्टर को ग्रो करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें नज़रसानी उन पर करनी पड़ेगी बतौर एक कौम, बतौर एक मुल्क? जैसे आप कह रहे हैं अगर 70% लोग इससे वाबस्ता हैं, तो क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी हैं ताकि हम इसको एक पूरी तरीके से लेके चला सकें? सबसे पहले तो एक चीज़ जो मैंने पहले वजाहत की कि ज़मीन का जो तजिया है वो होना चाहिए। फिर आपने डिसाइड करना है सीड का, कि आपने सीड जो इस्तेमाल करना है वो किस मेयार का है। सीड पे भी बड़ा डिपेंड करता है। खादें भी जो है ना, उस वजह खादों का भी बड़ा रोल है, लेकिन सीड का भी बड़ा रोल है। सीड अगर आप नाका इस्तेमाल करेंगे तो फिर खादों पे तो आप शिकवा नहीं कर सकते ना। फिर किसी भी चीज़ का आप जब एक सीड ही आप गैर मेयारी इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप सीड के हट के जाके तो आपकी मार्केट के वैल्यू जो है वो इस वक्त जो हमारी मुश्किलात हैं वो हमारी ये है कि हमें मार्केट के अंदर सारी मेहनत करने के बावजूद अच्छी खादें जो है ना, रवायती खादों से हट के जो हमें जदीद खादें हैं उनको भी इस्तेमाल करने के बाद हम जब पैदावार अच्छी ले लेते हैं तो हमें मार्केट के अंदर जो है वो हमारा रेट नहीं बन रहा, हमें फसलों का वो मुआवजा नहीं मिल रहा, जिस वजह से हम वो तरक्की नहीं कर रहे। हमें इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि हमारी जो फसलें हैं उनका रेट जो है या उनकी जो बैरून मुल्क जो डिमांड्स हैं उन मुल्क के वाफर मिकदार में जो हमारे पास गज़ाइयत है, कोई चीज़ भी है वो बैरून मुल्क भेज के ज़र मुबादला कमाया जा सकता। तो वो तो ठीक है, एक्सपोर्ट हम सारी चीज़ें तो कर नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें लोकल आपकी मंडियों में, गल्ला मंडियों में या सब्ज़ी मंडियों में या फ्रूट मंडियों में फ़रोख्त होंगी और आपको पता है वहाँ बोली लगती है, तो आपको नहीं लगता कि क्वालिटी वाला पैदावार है उसको एक बेहतर रेट मिलना चाहिए बनिस्बत ये कि सब जो माल है उसको एक ही रेट पे फ़रोख्त किया जाए? सर देखें कि जब आप रवायती काश्तकारी से हटेंगे तो आप बेहतर जो आपका फ्रूट है या दूसरी फसलें हैं वो उस पर जाएंगे तो आपका ज़ाहिर बात है आपको उसका रेट अच्छा मिलेगा। आपकी फ़सल जो मार्केट के अंदर साफ़ सुथरी गई है, शाइनिंग वाली गई है, उसका रेट अच्छा मिलेगा। रहेगी बात कि हमारे इस वक्त मुल्क के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बैरून मुल्क भेज के, ज़रूरी नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा, मैंने तो रिक्वेस्ट की कि ज़रूरत से ज़्यादा है वो भेज के तो ज़र मुबादला कमाया जा सके। सरप्लस चीज़ें जो हैं वो भेज के तो ज़र मुबादला के, ताकि मुल्क के अंदर जो हमारा मईशत है हमारी वो मजबूत हो सके। नहीं जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना हमारा कीमती वक्त हमारे साथ गुजारा और उम्मीद है कि आप जैसे काश्तकार और ग्रोअर्स की नीयत और मेहनत से ही हमारा जो ज़राई सेक्टर है वो आगे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मैं दोबारा आपकी टीम का और एग्रो फर्टिलाइज़र की टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें मौका फ़राहम किया और एक प्लेटफार्म पे हमारी आवाज़ बने। शुक्रिया जी, शुक्रिया। और इसी से हम अपना गेस्ट सेगमेंट को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि आपको सैयद वक़ार रिज़वी साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला। आज के लिए इतना ही। मैं आपका मेज़बान गशारिब शौकत हूँ और देखते रहिए डॉन न्यूज़ और ग्रो पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।